हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करते हैं। इंट्रोडक्शन है पहले। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैव बीन रिलाई ऑन हाई इनपुट्स ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर्स to high yields and involve applications of chemical pesticides to protect crops from the diseases and pests. तो इसमें वो लोग बता रहे हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बीच में, मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच में हम ज़्यादा अपना जो बिलीव करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर करते हैं, ताकि जो फसलें हैं उनको डिजीज़ और पेस्ट दोनों से बचाया जा सके। These practices are now being re-evaluated and are coming under scrutiny as our awareness of potential health and environmental consequences of excessive mineral fertilizers and chemical pesticides usage improves. ठीक है, तो उसकी केमिकल फर्टिलाइज़र्स की यूजेज को इम्प्रूव करवाने के लिए, इन्वायरमेंटल consequences को फेस करने के लिए और पोटेंशियल हेल्थ के अगेंस्ट उसके अवेयरनेस के लिए हम सारे काम करते हैं जो कि ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करवाने के लिए. इट इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड दैट द एप्लीकेशंस ऑफ द मिनरल फर्टिलाइजर्स कैन रिजल्ट इन गुड वाटर can result in groundwater contamination by nitrates leaching out through the soil profile. तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि मिनरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की वजह से सॉइल में सीपेज हो जाती है केमिकल्स की, जिसकी वजह से जो नाइट्रेट्स हैं वो नीचे ग्राउंड वाटर को जाके कंटेमिनेट कर सकते हैं. अंडर सर्टन सॉइल कंडीशंस, डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ अप्लाइड nitrogen fertilizers can give rise to gaseous in nitrogenous compounds that volatilize from सॉइल इनटू द एटमॉस्फेयर. तो डीनाइट्रिफिकेशन जब होती है तो उसके इसमें गैशियस नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं वो हवा में पहुंच सकते हैं एंड वॉलेटाइलाइज फ्रॉम द सॉइल इनटू द एटमॉस्फेयर, और हवा सॉइल से हवा में पहुंच सकते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंच सकते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर को के बीच में नाइट्रोजन गैस का जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं उनका जो लेवल है वो बढ़ सकता है, और इस तरीके से अल्टीमेटली वो हमारे इकोसिस्टम और हमारे एनवायरनमेंट जो है, हमारे एनवायरनमेंट को एटमॉस्फेयर को गैशियस एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैशियस लेवल है उसको गड़बड़ कर सकते हैं, उसमें लेवल को हिला सकते हैं. सम ऑफ देम nitrous oxide are thought to contribute to the greenhouse effect and alteration in the ozone layer. Similarly, use of the chemical pesticides has raised concern about their possible presence and that of their residues in the food chain and the environment. तो फूड चेन और एनवायरनमेंट के बीच में इन्हीं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स के जो रेजिड्यूज़ हैं वो हमारे फूड चेन और एनवायरनमेंट में मिलके हमारे एनिमल और ह्यूमन बीइंग सबकी लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं. Concerns about the possible health and environment consequences of using increasing amounts of mineral fertilizers and chemical pesticides have led to the strong interest in alternative strategies to ensure competitive yield and protection of crops. तो कम्पिटिटिव यील्ड और प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी जो कम्पिटिटिव यील्ड होने का मतलब क्या है कि प्लांट्स को जो हमारी एग्रीकल्चर के बीच में जिस फसल को बीजा गया है उसके कंपटीशन में अगर वीड्स या पेस्टिसाइड्स जो हैं उसको ख़राब करने के लिए प्रेजेंट हैं सॉइल में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो उस मोमेंट पे किस तरीके से जो प्लांट्स हैं, जो यील्ड है उसको हायर लेवल तक लेके जाया जा सकता है. इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मिनरल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं उनका यूजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. This new approach to farming, often referred to as sustainable agriculture, seeks to introduce the agricultural practices that are more friendly to the environment. तो इस नई अप्रोच की वजह से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होने का मीनिंग क्या है, ऐसा एग्रीकल्चर को इस तरीके से किया जाता है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन से जनरेशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काम आते रहें. Seeks to introduce agricultural practices that are more friendly to the environment.
इस वजह से इस रीज़न को फुलफ़िल करने के लिए ऐसे काम करने ज़रूरी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा दें, अर्थ को फ़ायदा दें, एंड मेंटेन द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द सॉयल इकोसिस्टम। और सॉयल का जो इकोसिस्टम है, सॉयल का इकोसिस्टम होने का मतलब क्या है कि सॉयल के बीच में जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो प्रेजेंट हैं वो उनका जो लाइफ साइकिल है, सिस्टम है, वो अच्छे से चलता रहे। In this article, use of the microbial inoculants in agriculture represent an attractive eco-friendly alternative to further applications of the mineral fertilizers and chemical pesticides. Mineral fertilizers और chemical pesticides की बजाय जो माइक्रोबियल फ्लोरा या फोना है उसको यूज़ करके जो एग्रीकल्चर है उसको एक इकोसिस्टम प्रोटेक्टिव लेवल पे लेके जाने की बात की गई है। Continued exploration of the natural biodiversity of soil microorganisms and the manipulation of the microbial interactions in the rhizosphere of the crops represent a prerequisite step to develop more efficient microbial inoculants. अब यहाँ पे वो बोले कि राइजोस्फीयर इंटरेक्शंस इन द राइजोस्फीयर ऑफ द क्रॉप्स, इंटरेक्शन ऑफ द राइजोस्फीयर ऑफ द क्रॉप्स होने का मतलब क्या है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से सॉइल के साथ और प्लांट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा के नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाता है। Global agriculture has to double food production by 2050 in order to feed the world's growing population and at the same time reduce its reliance on inorganic fertilizers and pesticides. तो जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है उसका 2050 में डबल यील्ड देने का टारगेट है ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड किया जा सके। और इसका मेन कंसर्न रहता है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है उसको कम किया जा सके। To achieve this goal, there is an urgent need to harness the multiple beneficial interactions that occur between plants and microorganisms. तो इसके लिए प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपस में बेनिफिशियल इंटरेक्शंस जो हैं उनको उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। The beneficial influences of the microorganisms on plant growth include nitrogen fixation, acquisition and uptake of the major nutrients, promotion of shoot and root growth, disease control or suspension, and improved soil structure. Some of the commonly promoted and used beneficial microorganisms in agriculture worldwide include Rhizobia, Mycorrhiza, Azospirillum bacillus, Pseudomonas, Trichoderma एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉयल और प्लांट्स के बीच में आपस में इंटरेक्शंस करवाते हैं उनके नाम बताए गए हैं। अनरेवलिंग द biota black box using modern molecular methods is helping to find new suits of beneficial microorganisms that can help improve agricultural production worldwide। तो आज के टाइम पे इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस के उनको फाइंड किया जा सके ताकि इससे वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी हो और बेनिफिट लिया जा सके।